जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। और इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं और कैपेसिटीज क्या होती हैं। इनका हमें पता है तो हम इनको ना सिर्फ एक ग्राफ से डिस्कस कर लेते हैं। भाईजान सबसे 4 वॉल्यूम्स हैं हमारे पास और 4 कैपेसिटीज है, ठीक है। अब वॉल्यूम्स कौन कौन से हैं? पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मली आप सांस ले रहे होते हो, अंदर बाहर निकाल रहे होते हो, तो एक टाइडल वॉल्यूम है, वो जो नॉर्मल एक पैटर्न चल रहा है आपका। और ये कितना होता है? ये तकरीबन आधा लीटर होता है। कितना होता है? आधा लीटर, 5 ml। 5 ml आप अंदर खींचते हो और ये बाहर निकाल देते हो। नॉर्मली बैठे हो, जब आप रेस्टिंग में अभी भी आप जो कर रहे हो, ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा दूसरा वॉल्यूम आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये है कि जो मेरे पास रिजर्व पड़ा है इंस्पायरेशन का, कि लेट्स सपोज मैंने नॉर्मली इंस्पायर किया जितना मैं रेस्ट पे करता हूँ, और अगर आप उसको इंस्पायर करने के बाद मजीद सांस खींचो, तो जितना मजीद सांस आप खींच सको ना, वो है आपका रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व। इसी तरह नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, जिस तरह हम लोग आम सांस बाहर निकालते हैं, तो वो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद मजीद जितनी आप एक्सपायरेशन कर सको, वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सही है। अच्छा, अब एक बात आप यहीं से नोट कर सकते हैं खुद, जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ना, वो ज्यादा होते हैं हमारे पास एज कम्पेयर टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं वैल्यूज में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद भी अभी बैठे एक्सपेरिमेंट करें और सांस थोड़ा सा जितना नॉर्मल लेते हैं, उसके बाद ऊपर मजीद सांस खींचे, तो आप ज्यादा सांस खींच पाएंगे। और नॉर्मली एक्सपायरेशन करने के बाद अगर आप सांस को बाहर निकालें, तो आप उतना सांस नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमारी सिंपल सी रिजर्व्स पड़े हमारे पास। तो 3 होगी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अगर रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम होता है कि आप जितना मर्जी जोर से सांस बाहर निकाल दो, उसके उसके कुछ सांस है जो कि आपका अंदर रह ही जाएगा, उसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये 1200 ml होता है। सही है। ये क्या होता है, कितना होता है? 1200 ml। और ये जरूरी है, देखिए अगर रेजिडुअल वॉल्यूम पीछे जो रिजाइड ना करे लंग्स में, तो लंग्स तो कोलैप्स कर जाए, तो फिर उनको दोबारा इन्फ्लेट करना इतना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह पाक ने इतना वॉल्यूम मस्ट रखा है कि यार ये तो तुम लोग जो मर्जी करो, बाहर नहीं निकाल सकते। ये है 1200 ml। अब हमारे पास हो गए वॉल्यूम्स। अब हम डिस्कस करेंगे 4 कैपेसिटीज कौन कौन सी है। पहले दो वॉल्यूम्स को मिलाएं तो बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल जितना एक्सपायर करते हो, उतना करने के बाद जितना सांस आप नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जितना सांस आप अंदर खींच सको ना, वो होता है हमारे पास क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये है कि नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो सांस बाहर रह जाए, जो अंदर रह जाए नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसको याद रखना बड़ा आसान है, पता है क्यों? देखो, नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली तो आप ये टाइडल वॉल्यूम चल रहा है आपका, ऐसे ही है। और कुछ वॉल्यूम ऐसा है जो नॉर्मली बात करो मैं रेस्टिंग में, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद रहता ही रहता है, ये नॉर्मली रहते हैं। और फंक्शनिंग और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फंक्शनल रहते हैं, ऐसे ही है। तो उसे कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स के अंदर रहे और फंक्शन वो लंग गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते ही रहे, वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। हम बस उसमें से ना 500 ml उसमें नया 500 में भेजते हैं, वो मिक्सअप हो जाता है, फिर 500 निकाल देते हैं। तो लाइक ये प्रोसेस चल रहा होता है हमारा। हमारी फिर आखिर आएगी वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी तो ये चारों को मिला दो तो टोटल लंग कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ये पहले 3 को मिला दो, तो मतलब रेजिडुअल निकाल दो, तो जो पीछे रह जाएगी उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। इजी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है ना, मुझसे पूछी थी वाइवा में। तो क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन ये होती है कि आप मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद जितना सांस अंदर खींच सको, जितनी हवा अंदर खींच सको, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है। सही है। मतलब अब उस डेफिनेटली आपको समझ कंसेप्ट तो होता है, लेकिन समझाना भी है ना आपको, वर्ड्स भी चाहिए। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करें। अब जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम हमें आता है, जो नॉर्मली आप एक्सपायर और इंस्पायर करते हो ईच ब्रेथ के साथ। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आप अबव द टाइडल वॉल्यूम मजीद इंस्पायर कर सको। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि एक्सपायरेशन इन द टाइडल वॉल्यूम के बाद मजीद एक्सपायर कर सको। रेजिडुअल, जो हमेशा रहता है मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बावजूद, और इसको आप स्पायरोमीट्री से मेजर नहीं कर सकते। स्पायरोमीट्री आपको पता है क्या होती है? स्पायरोमीट्री एक एक मशीन होती है, सही है। लेट्स सपोज स्पायरोमीट्री की मशीन है, इसमें से पाइप निकल के आ रहा होता है, और इसके आगे एक माउथ पीस लगाना होता है। माउथ पीस रिप्लेसेबल होता है, हर पेशेंट के लिए हम नया लगा देते हैं, एक पाइप ही होता है बस। तो हम क्या कहते हैं उस पेशेंट को? उसको कहते हैं कि भाई जितना सांस पहले अंदर खींच सकते हो खींच लो। वो खींच लेते हैं। फिर अगर फुल जोर से ना इस पाइप के अंदर सांस
फूंक मारो, जितनी स्पीड से मार सकते हो और जितना ज्यादा सांस बाहर निकाल सकते हो सारा निकाल दो बाहर। ठीक है, तो क्या करना है, पहले मैक्सिमम इंस्पायर करना है। ये बात आपको आगे भी काम आएगी, इसको अगर आपको नहीं आएगा तो सुन लेंगे उसे। मैक्सिमम इंस्पायर करना है पहले, और उसके बाद जित जित मतलब मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया आपने, फिर जितना सांस निकाल सकते हो सारा बाहर निकाल दो। उसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो आपने पहले मैक्सिमम, हम उसी ग्राफ पे चलते हैं, हमें ज्यादा समझ आएगी। देखें, आपने क्या किया, आपने मैक्सिमम इंस्पायर कर चुके हो आप, इस टाइम आपके लंग्स फुल भर चुके हैं। अब आपने करना है एक्सपायर, तो आप पहले निकालोगे अपना इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आप निकालोगे टाइडल वॉल्यूम, और फिर आप निकालोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे ही है ना, उसके उसके आगे नहीं आप निकाल पाओगे। तो 3 वॉल्यूम्स आप बाहर निकालोगे, जो कि वाइटल कैपेसिटी कहलाता है हमारा। तो क्या, तो मशीन के अंदर तो यही 3 वॉल्यूम भेज सकोगे आप, तो आप रेजिडुअल वॉल्यूम तो मशीन के अंदर भेज ही नहीं सकोगे। तो जो चीज़ आप मशीन के अंदर पंप ही नहीं कर सकोगे, इसके अंदर भेज ही नहीं सकोगे, वो मशीन कैसे बता देगी कि भाई कितनी है? तो दैट्स व्हाई रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी स्पायरोमेट्री से नहीं पता चलता। और इसीलिए, इसी वजह से जितने भी कैपेसिटीज़ हैं जिनमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता हो, कि जिस तरह के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है। इसी तरह टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें भी आपको रेजिडुअल वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है। तो इनके अंदर इनको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। लाइक स्पायरोमेट्री से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इन्हें। सही है? अच्छा, ये हमें समझ आ गया। अब अपने पास आती है डेड स्पेस। ये एफसीपीएस के लिए भी सवाल कवर हो रहे हैं। मैं आपको बीच में से बताता भी रहूंगा कि भाई ये स्पेसिफिकली एफसीपीएस से है, जिनमें से एक ये सवाल है जो एफसीपीएस में पूछा जाता है। ये कौन सा नहीं होता, और ये भी पूछा जाता है कि आप फंक्शनल कैपेसिटी कैपेसिटीज लिखी होती हैं और पूछते हैं कि इनमें कौन सा है जो जिसको आप मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से, तो उसका आंसर बनता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, अब अपने पास आ गई डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होती है यार? डेड स्पेस वो एरिया होता है कि जहाँ पे गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना हो सकता हो। अब दो तरह की डेड स्पेस होती है, एक होती है एनाटॉमिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। देखो, अब हमारे पास ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ये हमारे पास ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, और ये जाते हैं हमारे लंग्स। मैंने आपको कितना टाइटल वॉल्यूम बताया कि एक बारी में नॉर्मली कितना सांस हम अंदर लेते हैं, 500 ml। ऐसे ही है, अभी जो 500 ml है, जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो इसमें से 150 ml तो ये जो एल्वियोलाई वगैरह जो अपने पास एयरवेज हैं उन्हीं के अंदर रह जाता है ना, और बाकी 350 ml वो है जो लंग्स तक पहुंचते हैं। तो ये जो 150 ml इधर ही रह जाता है, हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में ही रह जाता है, वो गैस एक्सचेंज में तो इन्वॉल्व होता नहीं है ना, क्योंकि गैस एक्सचेंज तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से जाके स्टार्ट होता है। तो ये सारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस इसे कहते हैं। सही है? फिर दूसरी अपने हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है कि नॉर्मली तो फिजियोलॉजी इसके ना डेफिनेशंस पे ज़रा गौर कर लेते हैं। एनाटॉमिकल डेड स्पेस ये होती है कि कंडक्टिंग एयरवेज में वो जो वॉल्यूम रह जाए और गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना हो सके, वो होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, इसमें आपने एनाटॉमिकल भी ऐड कर देनी है। सही है? और साथ में जो लंग्स के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे गैस तो मौजूद होती है, लेकिन वहाँ गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होता, और उसकी वजह क्या होती है वो हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिला दो, एनाटॉमिकल को भी मिला दो और फिजियोलॉज जो 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 लंग्स के अंदर मौजूद एरियाज है उनको भी अडेप्ट कर दो, तो जो टोटल अब आगे पास आती है ना, उसे हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब नॉर्मल सिनेरियोज में क्या होता है कि हमारे लंग्स में जो भी 350 ml जा रहा होता है, जितना भी जा रहा होता है वो सारा एक्सचेंज गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट जो फिजियोलॉजिकल ये वाला जो है वो जीरो हो जाता है पोर्शन, और सारा जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल के ही बराबर चल रही होती है। अगर हम यहाँ से बुक से देखें तो कहता है कि जो वॉल्यूम लंग्स का वो वॉल्यूम जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व ना हो पाए, और एनाटॉमिकल डेड स्पेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है नॉर्मल लंग, मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस के बराबर ही चल रही होती है नॉर्मल लंग्स में। ठीक है, मतलब 150 ही चल रही होती है, क्योंकि बाकी जो लंग्स में जा रही होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है। लेकिन लेट्स सपोज एक बंदा है, उसका डिजीज लंग है। अब जो डिजीज लंग है उसमें क्या होता है कि वीक्यू मिसमैच होते हैं। वीक्यू मिसमैच क्या होता है कि लेट्स सपोज ये एल्वियोलाई है और हमारे पास नीचे रन कर रही है, नीचे कैपिलरी रन कर रही है, तो इसमें ब्लड जा रहा है, और ये एल्वियोलाई है जिसमें एयर आ रही है। ऐसे ही है।
तो नॉर्मली क्या होता है कि जितनी एयर आ रही है इसे कहते हैं उसकी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, और जो ब्लड रन कर रहा है नीचे से उसे कहते हैं परफ्यूजन। ठीक है, तो अगर तो वेंटिलेशन और परफ्यूजन बराबर सही सही चल रही है, बराबर बराबर चल रही है, तो इसका मतलब है जितनी वेंटिलेशन हो रही है उतनी वहां से खून भी रन कर रहा है और गैस एक्सचेंज आराम से हो रहा है, तो दोनों का बराबर होना जरूरी है। लेकिन लेट्स सपोज एक बंदा है और उसके अंदर ना लंग्स जो है वो उसमें आप कह लो कि आपकी जो वेन्स जो कैपिलरीज वहां से जा रही है ना उनकी लेट्स सपोज ब्लॉकेज आ गया या फिर कोई मसला बन गया कि वहां ब्लड तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे में क्या होगा कि परफ्यूजन जीरो हो जाएगी, परफ्यूजन उस एरिया पे हो नहीं रही, और जो एयर है वेंटिलेशन तो वहां पे हो रही है। तो ये वीक मिसमैच है कि मतलब वेंटिलेशन है और परफ्यूजन नहीं है, या फिर यूं भी हो सकता है कि परफ्यूजन हो लेकिन वेंटिलेशन ना हो। तो व्हाट्सएवर द सिनेरियो इसे कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। और ऐसे में अब जो एयर यहाँ मौजूद है, इस सिनेरियो में जो एयर यहाँ मौजूद है वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा जिसमें उसने जाना है। तो इसकी वजह से ये जो जितनी भी एयर थी ये डेड काउंट होगी, डेड स्पेस काउंट होगी। और अब जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बराबर नहीं रहेगी, उल्टा उसमें ये वाली भी स्पेसेस ऐड हो जाएंगी, जितने भी हो लंग्स के अंदर जितने भी ऐसे एरियाज हो, तो फिर वो ज्यादा हो जाएगी। सही है, इसको पैथोलॉजिकल भी कहते हैं, पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। सही हो गया यहाँ तक? अच्छा यार यहाँ ना टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो थे ना फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मतलब जो नॉर्मली आप में मुझ में जो हेल्दी बंदे हैं उनमें पाई जाती है, तो उसमें दो चीजें आ रही होती है, एनाटोमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। जो हम लंग्स वाली बात करें ना उसको एल्वियोलर डेड स्पेस कहते हैं, डेड स्पेस। तो ये दो आ रही होती है, और नॉर्मली मैंने बताया कि नॉर्मली क्या हो रहा होता है, जो एल्वियोलर डेड स्पेस है वो जीरो होती है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो जो फिजियोलॉजिकल है वो बस वही होती है जो हमारे एयरवेज में मौजूद है, जो डेढ़ सौ एम एल, बाकी गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रही होती है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल। अच्छा लेट्स सपोज किसी बंदे को की पैथोलॉजी हो जाए, पैथोलॉजी मतलब जिसमें कि लेट्स सपोज उसको हम कह लेते हैं उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया या फिर कोई भी ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से उसके, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो अपने पास एल्वियोलाई है वहाँ पे एयर तो आ रही है लेकिन वहाँ पर परफ्यूजन नहीं हो रही, जिसकी वजह से एल्वियोलर डेड स्पेस ज़्यादा हो रही है। अब किसी बीमारी की वजह से अगर एल्वियोलर डेड स्पेस ज़्यादा हो जाए, तो अगर वो बीमारी की वजह से होगी ना डेड स्पेस ज़्यादा, तो अब इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। क्या कहेंगे? पैथोलॉजिकल डेड स्पेस। मतलब एक बंदे को पैथोलॉजी चल रही है, लेट्स सपोज पल्मोनरी एम्बोलिज्म चल रहा है, और उसकी वजह से अब डेड स्पेस उसकी ज्यादा हो गई है। अब जो पैथोलॉजी की वजह से डेड स्पेस ज्यादा खड़ी है उसे कहेंगे पैथोलॉजिकल डेड स्पेस, और ये ज्यादा होती है फिजियोलॉजिकल से, डेफिनेटली मेक सेंस ज्यादा ही होगी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आगे पीछे आपको तंग करती हैं, खासतौर पे अगर एफसीपीएस में आ रहा हो, तो इसलिए हमने डिस्कस किया। और वैसे एफसीपीएस में पूछा हुआ है सवाल उन्होंने, हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। अब वो हमें बताते हैं कि अगर आपने कैलकुलेट करनी हो डेड स्पेस तो कैसे करेंगे। सही है, बड़ा बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो आपको ना बोर इक्वेशन आनी चाहिए। बोर इक्वेशन, बोर इक्वेशन क्या होती है, ये भी एफसीपीएस का सवाल है। बोर इक्वेशन ये कि वी डी ओवर वी टी इज इक्वल टू alveolar partial pressure of CO2 minus expiratory air partial pressure of CO2 over alveolar partial pressure of CO2। मतलब यही चीज़ है लेकिन वी डी और वी टी वी टी इधर आता है, ये एक्चुअल बोर इक्वेशन है इस तरह, इस फॉर्म में। बाकी इसको मैनिपुलेट करके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल बोर इक्वेशन ये है। अब इसको जरा समझें आप बातों के होने क्या लगे। हमने करनी है यार डेड स्पेस कैलकुलेट, कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है कि आप लंग्स के अंदर की जो डेड स्पेस है वो कैलकुलेट कर लो। तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ। आप यूँ सोचें, सबसे पहले आप चीज़ को समझें कि इसमें है क्या। इसमें हमारे पास ये आगे ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स वगैरह जो भी है, और लंग्स आ गए हमारे पास। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ना ये डेड स्पेस है, मतलब यहाँ जो जितनी भी एयर मौजूद होगी ना वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होगी, मतलब जिस तरह वो गई थी ना हवा में से, एयर में से, हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में से, उसी तरह वो वापस आ जाएगी। इज इट क्लियर? सिंपल। मुझे पता है कि जो हमारे पास एयर में जो CO2 का होती है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, लाइक 0.04% बना रही होती है ये हमारा। हम इसको जीरो फिलहाल समझ लेते हैं।
अच्छा, अब जो लंग्स है, हमें पता है जो लंग्स का, लेट्स सपोज ये एल्विलाई है, तो एल्विलाई में मुझे पता है पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें क्या होती हैं। 40 mmHg होता है एल्विलाई के अंदर, सही है। और जो एक्सपायर्ड एयर है, जो एयर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, उसमें होता है 30 mmHg। लेट्स सपोज, बल्कि एग्जैक्ट सिनेरियो को लेकर चलें तो ये 45 होता है, 45 होता है इसके अंदर, और 30 आपने रख लिया जो एक्सपायर्ड ईयर के अंदर है। अब क्या इन दो चीज़ों को मैं देख के ये बता सकता हूँ कि डेड स्पेस में कितनी कितनी डेड स्पेस है? आप बात को ये समझें कि देखो एल्विलाई में यार है हमारे पास 45 mmHg, और इस वाली जो एयर है जो इस एरिया में मौजूद है उसमें CO2 नहीं है। तो जब ये वाली एयर जो लंग्स में मौजूद है जिसमें 45 mmHg है, और वो वाली एयर जो कि जिसमें जो जो जितनी भी है, हमें फिलहाल हमें ढूंढनी है कितनी है, जिसमें CO2 है ही नहीं, जब दोनों मिक्सअप होकर बाहर निकलेंगी तो ओवरऑल जो पार्शियल प्रेशर CO2 का होगा वो कम हो जाएगा एल्वियोलर से, जो कि 30 हो जाएगा, सही है। तो ये कितना कम हुआ, इससे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि डेड स्पेस कितनी थी। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि यार मैं आपको ना, एक मैंने गाढ़ा पानी, आप कह लो मैंने शरबत बनाया है, कोई जाम मिश्री बनाया है, और वो मैंने काफ़ी कंसंट्रेटेड बनाया है, सही है। मैंने आपको बता दिया कि भाई इसकी ना कंसंट्रेशन इतनी है, आपको मैंने पहले बता दिया कि मैंने ना आपसे छुप के उसके अंदर पानी ऐड किया। अब मैंने मुझे आपको नहीं बताया कि मैं कितना पानी, मैं जितना ही पानी ऐड करना था मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि भाईजान अब इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो क्या कोई तरीका हो सकता है कि आप इन दो कंसंट्रेशंस को यूज़ करके मुझे ये बता दो कि पानी कितना ऐड हुआ है? अब आपके ज़हन में बन रहा होगा कि हाँ यार ये तो मुमकिन है, फिजिक्स में हमने ऐसी चीज़ें करते रहे हैं। तो वही चीज़ बस टेक्निक हमने यूज़ की है यहाँ भी, कि हम लोगों ने वो जो अभी कह लो कि अकेला जो था जो कंसंट्रेटेड गैस थी, अभी उसमें जो आपने ऐड नहीं किया, जो छुपा हुआ है अभी, वो मिलाने के बाद कितनी है वो भी हमें बता दें। तो दो वैल्यूज आ गई, इन दो कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना चेंज आया है। तो वही टेक्निक यूज़ की है बोर साहब ने। और वो क्या तरीका था कि वी डी और वी टी मतलब फ्रैक्शनल, आपका डेड स्पेस फ्रैक्शन, ये कितनी कितनी डेड स्पेस फ्रैक्शन है, मतलब कि टोटल में से कितनी डेड स्पेस है वॉल्यूम में, तो उसे कहते हैं डेड स्पेस फ्रैक्शन। इसको कहते हैं डेड स्पेस फ्रैक्शन। उसको निकालने का तरीका ये है जो उसने यहाँ लिखा हुआ है, ये तरीका है कि आप एल्वियोलर में जो पार्शियल प्रेशर CO2 का उसमें से माइनस कर दो जो एक्सपायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर CO2 का, उसको फिर डिवाइड कर दो एल्वियोलर के साथ, तो ये आप निकल आएगा फ्रैक्शन कि लाइक कितने परसेंट है डेड स्पेस आउट ऑफ द टोटल स्पेस। अगर हम इसको सोल्व करें अपनी इक्वेशन को, तो वी डी ओवर वी टी रखते हुए, ये एग्जैक्ट एमसीक्यू है, एग्जैक्ट एमसीक्यू। उसमें एमसीक्यू में टर्म मैं आपको कैसे सुना देता हूँ। वो कहता है कैलकुलेट द वी डी ओवर वी टी, कैलकुलेट द वी डी ओवर वी टी व्हेन पार्शियल alveolar partial pressure of CO2 is 45 mmHg and excreted alveolar partial pressure of CO2 is 30 mmHg। एग्जैक्ट सिनेरियो है ऐसा, और उसमें फिर आंसर पूछा हुआ है, उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं, एफसीपीएस का सवाल है। तो आपने रखा इन वैल्यूज को, आपने क्या किया 45 को रखा माइनस 30 किया बटा 45 किया, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो 0.33 आएगा। इसका हमें ये मतलब पता चला कि जितनी भी हमारे पास होती है ना टोटल जितना भी टाइडल वॉल्यूम होता है, उसमें से 0.33% या फिर 33% जो है वो डेड स्पेस में रह जाता है। इससे हमने ये पता किया। और अगर आप टोटल से मल्टीप्लाई ही कर दो, वीडी को मल्टीप्लाई कर दो टोटल से, मतलब 500 से ज़रब दे दो इसको 0.33 को, तो आपको मिल जाएगा 150। इस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और वैसे भी नॉर्मल सिनेरियो में अगर आप सोचना चाहो, हमें टर्म्स का अब तो हमें पता चल गया है ना, तो हमें पता है कि 500, हमें पता है कि 150 जो वी टी डेड स्पेस ओवर वी टी, हम वैसे ही कैलकुलेट करें तो 150 वो है, 500 टाइडल होता है। अभी अब तो हमें पता है ना, तो हमारा आंसर 0.33 ही आएगा। तो ये इस सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लेट्स सपोज आपको एमसीयू में उधर एफसीपीएस कर रहे हैं और वहाँ पर मसला आ रहा है, आप हल नहीं कर पा रहे और लाइक भूल गए इस बात को, तो वैसे ही याद रख लें कि यार 0.3%, 500 150 जो है वो 500 का एक तिहाई बनता है ऑलमोस्ट। तो इस तरह आप चलो गलत ना करके आइएगा, लेकिन बशर्त ये है कि उसने वैल्यूज यही रखी हों, एल्वियोलर 45 और 30। क्या वो वैल्यूज बदल भी सकता है? जी हाँ, वो बदल सकता है। डिजीज केसेस में हमने अभी तो डिस्कस किया कि पैथोलॉजिकल डेड स्पेस ज्यादा होती है, तो वो हमें अगर बदल के दे दे तो फिर हम जरा परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर तो है कि आप बोहर इक्वेशन को याद करें। इसका नाम है बोहर इक्वेशन, उसने लिखा नहीं हुआ इधर।
हमें ये समझ आ गया, ये भी हमें समझ आ गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। वेंटिलेशन एयर क्या होती है, मिनट वेंटिलेशन क्या होती है, एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होती है। मिनट वेंटिलेशन ये होती है कि आप टोटल कितना मतलब इंस्पायर करते हो, ठीक है, अ, हर 1 मिनट के अंदर, सही है? 1 मिनट के अंदर आप कितना साँस अंदर लेके जाते हो। तो टाइडल वॉल्यूम ज़रूरत कितनी दफ़ा आप साँस लेते हो 1 मिनट में? सीधा-सीधा तो 500 दफ़ा हम लोग 500 दफ़ा एक बारी में लेके जाते हैं, और हम लोग नॉर्मली कह लो तो 15 पर मिनट साँस लेते हैं, 15 बारी। तो ये बन जाएगा, जितना भी आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा मिनट वेंटिलेशन। लेकिन एक होती है एल्वियोलर वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन अलग-अलग है। क्यों अलग-अलग है अलग है? यार मिनट वेंटिलेशन तो ये है ना कि कितना आप साँस लेते हो 1 मिनट के अंदर। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन ये है कि जितना आप सांस लेते हो उसमें से कितना एल्वियोलाई तक पहुंचता है। तो इसमें से आपको डेड स्पेस निकालनी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो नॉर्मली जो एल्वियोलाई तक पहुंचता है वो कितना पहुंचता है, 350 150 निकाल के ऐसे ही है। और अब मैं इसको 15 के साथ ज़रब दे दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एल्वियोलर वेंटिलेशन। इतना मेरा 1 मिनट में एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है। लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना कि डेड स्पेस हमेशा तो फिक्स नहीं है ना ये चीज़। पैथोलॉजिकल केसेस में वेरी जब बदल जाती है। तो इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि भाई जान आप टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस निकाल दो उस बंदे की जितनी भी है, और उसको फिर उसके नंबर ऑफ ब्रेथ्स रख दे दो। तो ये एल्वियोलर वेंटिलेशन है, और ये भी एफसीपीएस का सवाल है। एग्जैक्ट सेम अगर मैं आपको बताऊं तो उसने पूछा था, इफ अ पर्सन इनहेल्स 500 ml ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच ब्रेथ विद रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रेथ्स पर मिनट, तो एल्वियोलर वेंटिलेशन बताओ। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि एल्वियोलर वेंटिलेशन निकालने के चक्कर में फौरन फौरन 5 को ज़रब दे देते हैं, जो भी उसने 10 बताया ना हमें, तो 5000 ऑप्शन में होता है तो उसको क्लिक करके आ जाते हैं। ये गलती है। ये एल्वियोलर वेंटिलेशन में आपने माइनस करना है। अब उसने नहीं हमें बताया कि वो कितनी है डेड स्पेस, लेकिन हम अब चूंकि उसने नहीं बताया तो हम आइडियल सिनेरियो लेके चलेंगे, इसमें से 150 माइनस कर लेंगे खुद ही, तो 350 को ज़रब देंगे 10 के साथ, और अब आएगा 3500। अब ये आंसर है हमारा, जो असल आंसर है। आई समझ आपको? बाकी हम बाद में डिस्कस करते हैं। और आपको एक और बात, बाकी यही आगे एमसीक्यू हम लोग यही इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, इसमें उसने हमें डेड स्पेस नहीं बताई। इसमें हमें टाइडल वॉल्यूम बता दिया कि आधा लीटर आप ले रहे हो, सांस एक बारी में अंदर लेके जा रहे हो, और 15 ब्रेथ्स पर मिनट है। आगे सुनिए, लेकिन उसने डेड स्पेस नहीं बताई। उसने हमें कुछ वैल्यूज दी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द आर्टीरियल ब्लड, इधर ऐसे एल्वियोलर होना चाहिए था। ऐसे मतलब आइडियल सिनेरियो में एल्वियोलर होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है एल्वियोलर और आर्टीरियल सेम होता है। ये ना वो हम आगे आके डिस्कस करेंगे। तो वैसे एल्वियोलर लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। एल्वियोलर ब्लड में 40 mg है, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एक्सपायर्ड एयर में वो है 36 mg, सही है? तो अब देखो थोड़ा-सा बदल दिया, ये 45 कर दिया और वो 36 कर दिया, ऐसे ही है? तो हमने इसे 45 किया था, इसको 30 किया था ना, जो असल चीज़ थी, लेकिन उसने बदल दिया। तो अब आपको डेड स्पेस निकालनी पड़ेगी, और वो उसके लिए तो आप शहज़ादे हैं, आप बहुत इक्वेशन लगानी है आपने डेड स्पेस निकालने के लिए। तो VD निकालने के लिए VT ज़रबी ये सारी चीज़, इसकी आएगी आपके पास कितनी आई थी इसके लिए, व्हाट्सएवर जितनी भी आंसर निकला आपका 0.005, और उसको आपने जब किया, पुट किया वैल्यूज को, टाइटल में से माइनस किया इस 0.005 लीटर को, तो आपके पास आ गया ये आंसर 6.75 लीटर पर मिनट। मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, अब आपको आती है इंशाल्लाह, अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अब अपने पास आ गई लंग कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ऊपर वाली 2 को मिला के, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी नीचे वाली 2 को मिला के, उसको स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यू फॉर एफसीपीएस। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है इसको, अच्छा वाइटल कैपेसिटी को फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है? और स्पायरोमेट्री में हम लोग इसी चीज को चेक करते हैं। ऐसे ही है ना, मैंने को बताया था कि कहते हैं कि जितना तुमने सांस लेना है ले सकता है ले ले, ठीक है? अपनी जिंदगी का आखिरी सांस समझ के तो सांस अंदर खींच ले, उसके बाद फिर इस पाइप के अंदर मुंह लगा के जितना भाई निकाल सकते हैं निकाल दो, और जितनी तेज निकाल सकते हैं, दोनों बातें कहनी, जितना तेज निकाल सकते हो और जितना निकाल सकते हो निकाल दो। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। सम ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या होता है कि अच्छा ये तीन वैल्यू, तीन वॉल्यूम्स का सम है। अब हमारे पास आ गया कि टोटल लंग कैपेसिटी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, चारों को मिला दें टोटल लंग कैपेसिटी, और इसको भी नहीं मेजर कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते भाईजान, इसमें भी तो रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। यही बात मैंने आपको समझा दी थी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये दो चीजें, फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम 1 और एफिस। यार ये बहुत ही मजे की चीज है और बड़ी काम की चीज है। मेरी बात सुनिए आप, अभी हमने स्पायरोमेट्री की ना, स्पायरोमेट्री का आप कह लें स्पायरोमेट्री का ही ग्राफ है। लेट्स सपोज उसमें हुआ क्या, मैंने आपको कहा कि आप सांस ले लो जितना खींच सकते हो, और जितना मैक्सिमम निकाल दो निकाल दो, और मैंने उसका एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ ऐसे प्लॉट किया कि कितना वॉल्यूम आप बाहर निकाल रहे हो, और नीचे मैंने मिनट रखा कि कितने मिनट में निकाल रहे हो। तो लेट्स सपोज आपने सांस निकाला तो आपने ऐसे सांस निकाला, मतलब
टोटल मैंने देखा कि भाईजान इस बंदे ने टोटल सांस निकाला है, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं, हम लोग 5 लीटर ले लेते हैं, 5 लीटर आपने निकाले, सही है, सही हो गया। अच्छा 5 लीटर आपने टोटल निकाल ली, और ये क्या चीज़ है मुझे बताएं, अब आपने बताना है क्या चीज़ है ये टोटल, ये वॉल्यूम जो निकला है वो क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने आपका, मैंने पोस्ट वाइटल कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिया, ऐसे ही है। और मैंने इधर मिनट्स भी रखे थे कि पहले मिनट में, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, तो मैंने देखा जो अब पहला मिनट लेट्स सपोज इधर आके बनते हैं, लेट्स सपोज ये पहला मिनट है, ये आधा मिनट है, ये 1.5 मिनट है, इस तरह करके जो पहला मिनट था ना मैंने देखा कि उसके अंदर आपने निकाल ली है 4.5 लीटर, सही है। तो जो पहले मिनट में आपने एक्सपायर कर दिया वॉल्यूम, उसको मैंने कह दिया कि फोर्सफुली एक्सपायर किया हुआ वॉल्यूम पहले मिनट में, और टोटल जो आपने किया उसको मुझे पता है, उसको कहते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी। अब ये दो चीजें मेरे पास निकल गई, मैं इनके रेशियो लूंगा, मैं लूंगा FeV1, पहले मिनट में आपने कितना सांस बाहर निकाला और टोटल सांस आपने कितना बाहर निकाला, तो वो आपके हमारे केस में 4.5 लीटर आपने एक ही मिनट में निकाल दिया, और जनाब 5 लीटर आपने टोटल निकाला। तो इसका आंसर निकालूं तो अब कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 0.9। ऐसे तो इतना होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो रेंज होती है ना वो आप कह लो कि 7.75 से 0.8 होती है, लेकिन आप तो फिर सबसे ज़्यादा हैं तो आपने ज़्यादा निकाल लिया सांस, तो 8.5 तक होती है अगर में। तो इसमें ये सीन है कि ये आपने निकाल लिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी FeV1 और FeC की रेशो ये निकली है। अब इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, ये ज़्यादा डिटेल में उन बच्चों के लिए समझा रहा हूँ जो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में फिजिक्स जो स्टार्ट करें, बाकी आप लोगों को सारी बातों का पता ही था। अब ये वो चीज़ें उसने लिख के दी हुई है कि भाईजान ये वही ग्राफ प्लॉट किया है लेकिन थोड़ा उल्टी तस्वीर में। तो ये टाइम नहीं चल रहा है, ये वॉल्यूम चल रहा है, पहले मिनट में इतना निकाला और टोटल इतना निकाला, पहले मिनट में इतना, टोटल इतना, पहले मिनट में इतना, टोटल इतना, ये तीन तीन क्वेश्चन हमारे सामने आए। जो पहला बंदा है ना, इसका मैं टोटल देखें, वाइटल कैपेसिटी भी ज़्यादा सही है, तो इसका भाई तू हेल्दी है तो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है तुझे। अब एक क्वेश्चन ये आया, एक क्वेश्चन ये आया, में देखें फोर्स वाइटल कैपेसिटी दोनों ही की कम है, कि दोनों ही टोटल इतना ज़्यादा नहीं बाहर निकाल पा रहे, वजह अलग-अलग है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट होता है उनमें FeV1, उनमें मसला क्या होता है, हम इन बीमारियों के साथ डिस्कस करते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का पेशेंट होता है उनमें मसला ये होता है कि जो एयरवेज़ है ना उनके अंदर आई होती है ऑब्स्ट्रक्शन, जब ऑब्स्ट्रक्शन आई होती है एयरवेज़ में, या यूँ कह लो कि एयरवेज़ जो है वो हो जाते हैं क्या, नैरो, और इनको सांस बाहर निकालने में मसला होता है। क्या मसला होता है, सांस बाहर निकालने में, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। एज अ रिजल्ट ये होता है कि जब ये एयर को बाहर एक्सहेल करती है ना, तो ये बड़ी स्लो स्लो फंस फंस के एयर बाहर निकलती है, और एज अ रिजल्ट ये जो पहले मिनट में एयर निकाल पाते हैं ना वो इतनी नहीं निकाल पाते, कम निकाल पाते हैं। एज अ रिजल्ट जो इनकी FeV1 और FVC की रेशो आती है ना वो 0.8 से कम आती है, सही है। और दूसरे पेशेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में पेशेंट्स का ये मसला आता है कि उनके जो लंग्स है ना उनको साइडों से रिस्ट्रिक्शन लग रही होती है, रिस्ट्रिक्शन लग रही होती है, मतलब उनके जो लंग्स है ना साइडों से समहाउ उनके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे होते। वो जरूरी नहीं कि वो साइडों से हो, चेस्ट वाल के इशू में भी ऐसा होता है, लेकिन लेट्स सपोज जो लंग्स हैं उनकी ना फाइब्रोसिस हो गई है, किसी वजह से लंग्स जो है वो सख्त हो गए हैं, तो उनको फैलाना, उनको इन्फ्लेट करना मुश्किल हो गया है। जब आप उनको इन्फ्लेट नहीं कर पाओगे ना तो ये है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, आपको रिस्ट्रिक्शन आ रही है इन्फ्लेमेशन में। तो ऐसे पेशेंट्स में वो मसला ये आता है कि आपकी लंग वॉल्यूम सारे कम हो जाती है, लेकिन चूंकि बाहर निकालने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो जितना भी ये अब डेफिनेटली थोड़ा बाहर निकालेंगे, है ना। अब जब लंग्स में जा ही थोड़ा रहा है, लंग्स का साइज ही छोटा हो गया है, तो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो गई है और आपका फोर्स वाइटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब जितनी भी आप निकाल पाओगे उसमें से जो पहले सेकंड में निकालोगे वो निकाल दोगे आप, 80% से ज्यादा निकाल दोगे, जितनी भी निकालनी है आपने। मतलब इस तरह ये 4 लीटर निकाल पा रहे, ये निकाल पा रहा था 7 लीटर, और ये निकाल पा रहे, नहीं सॉरी, 7, ये निकाल पा रहे 6 लीटर, और ये 1 2 3 ये निकाल पा रहे 3 लीटर। तो ये भला ये 3 लीटर निकाल पा रहा है, लेकिन इस 3 लीटर में से ये 80% से ज्यादा पहले मिनट में निकाल देगा, सही है। इस वजह से जो इसकी FeV1 और FVC की रेशियो है वो 0.80 से
0.8 से ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि अगर FEV1 और FVC रेशियो कम हो 0.8 से तो हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, और अगर ज़्यादा हो 0.8 से तो हम कहते हैं कि ये क्या कहते हैं इसे, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि देखिए जो नॉर्मल बंदा है उसमें भी 0.8 से ज़्यादा ही आती है वैल्यू। तो आपको पता ये भी देखना पड़ेगा कि जो मसला भी है कि नहीं, ठीक है? अगर मसला भी है और 0.8 से ज़्यादा है तब वो रिस्ट्रिक्टिव है। अगर मसला कोई भी नहीं है और 0.8 से ज़्यादा है तो वो नॉर्मल बंदा है। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको यहीं भी खत्म करते हैं और मैकेनिक्स को आगे स्टार्ट करते हैं।